साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। साथियों कैसे आप सभी, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं किया है तो साथियों आप जाकर हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करके आइए। देखिए साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों आपको हमारे इन 20 क्वेश्चनों को साथ ही साथ हल करना है और आपको बताना भी है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ साथियों, देखिए सफलता पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सफलता के लिए समय देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है और इसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950। इस दिन संविधान अपने भारत में लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगर आपसे मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाए तो यह है यकृत। यकृत को आप बताएंगे, यकृत होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। अग्नाशय, इसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। इस अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। और पित्तरस, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में। ये पित्तरस, ये जो पित्ताशय है ये इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और ये पित्तरस का स्रावण इसी में आकर स्टोर होता है, यानी पित्तरस निकलता है यकृत से है और आकर स्टोर होता है पित्तरस में, पित्ताशय में। तो पित्ताशय यकृत, पित्तरस यकृत से आकर पित्ताशय में स्टोर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। देखिए साथियों, सभी बौद्ध संगतियों को याद करने की एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो ये ट्रिक है, ऐसे लिखिए, ए के 2 बार लिखना है और इधर लिखना है RVP के RVP। तो ये हो गया अजातशत्रु राजगृह में, और ये कालाशोक वैशाली में, और इसके बाद अशोक पाटलिपुत्र में, और उसके बाद कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में। तो इस तरह से हम अपने सभी बौद्ध संगतियों को याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए के RVP। एक बार फिर बोलिए, ए के RVP। तो इस तरह हमारी सभी बौद्ध संगति याद हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता दर आपसे पूछी गई है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, 61.07%। और केरल राज्य की सबसे अधिक है, राज्यों में 93.91%। ये इस तरह से साक्षरता दर है। और अगर पूरे भारत की ओवरऑल पूछी जाए तो वो है 74.04%। ये पूरे भारत की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन आया है आपसे, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आपसे मॉडल पूछा गया है, तो इसका मॉडल हो जाएगा साथियों, इसका मॉडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोड डोमार मॉडल। हेरोड डोमार मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, महालनोबिस मॉडल। और डीपी धर 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। अगर आपसे पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल पूछे जाएं तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1951 से 1956। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1961 से 1966। इसके बाद योजना अवकाश आए थे 3 वर्ष के, 66 के बाद। तो 67, 68 और 69। फिर 69 से शुरू हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से ये 74 तक। चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 74 से 88, 88। इस तरह से अपनी ये 5 पंचवर्षीय योजना हुई थी। वैसे तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी,
लेकिन हमने आपको 5 पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल बता दिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसी पंचवर्षीय योजना में डीपी धर मॉडल आधार से संबंधित थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन साथी अगले क्या है, अगला है 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ा था तो इसके बाद कौन सी पार्टी की स्थापना की वो पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ऑप्शन बी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। ये मंदिरों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। और इसमें अगर आपसे केरल से पूछा जाए तो केरल से आप सबरीमाला मंदिर आप बता सकते हैं। तमिलनाडु से पूछा जाए तो मीनाक्षी मंदिर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, अस्पृश्यता का अंत संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है ये पूछा जा रहा है, यानी छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है, अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष सभी समान होंगे और यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म लिंग जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को नौकरियों में समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर भारत में सर्दियों के समय होने वाली वर्षा किस समुद्र से होती है? तो उत्तर भारत के समय जो सर्दियों में वर्षा होती है उसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो ये किस सागर से होती है? समुद्र से, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर से। तो ये साथियों क्या होता है कि जब हमारा ये भारत है, जैसा भी लगभग देखिए भारत है, तो इधर की तरफ यहाँ है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से होते हुए ईरान पाकिस्तान होते हुए इधर उत्तर भारत की ओर ये पश्चिम विक्षोभ होता है। तो इसी को हम उत्तर भारत में सर्दियों की वर्षा बोलते हैं। और ये अरब सागर है इधर की तरफ साथियों। और तो मानसूनी वर्षा जब जुलाई जून में आती है तो इधर की ओर से आती है। और ये बंगाल की खाड़ी इधर की ओर है। और प्रशांत महासागर आपको पता ही होगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा, काली मिट्टी। तो कपास काली मिट्टी में बहुत अच्छी मात्रा में होती है। लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी में क्या होता है साथियों, आयरन की अधिकता ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी में हमारे आलू हैं, गेहूँ हैं, चावल हैं, इस तरह से ये लाल मिट्टी में होते हैं। लाल मिट्टी रोड बनाने के, कच्चा रोड बनाने के लिए काम भी आती है। और अगर लेटेराइट मिट्टी में पूछी जाए तो नारियल है, काफ़ी है, गेहूँ है, चावल है, ये सब लेटेराइट मिट्टी में होते हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये भी आपको फसल से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, खरीफ की फसल पूछी गई है, देखियो खरीफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। तो बाजरा खरीफ की फसल है। देखिए साथियों 3 प्रकार की फसल होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल सर्दियों में होती है साथियों, जैसे आलू है, गेहूं है, सरसों है, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल जब वर्षा होती है, वर्षा के समय होती है, तो ये इसमें होता है बाजरा है, ज्वार है, धान है। और ये जो जायद की फसल है ये बिल्कुल गर्मियों में होने वाली फसल है। भिंडी है, ककड़ी है, खीरा है, ये जायद की फसल में होती है। मूंग है, ऐसी सभी फसल जायद की फसल होती है। गर्मियों में होने वाली फसल जायद, और वर्षा के समय होने वाली खरीफ, और सर्दियों के समय होने वाली रबी। तो ये सभी प्रकार की फसल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। तो 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक है और सोडियम का सिंबल है Na यानी 11 परमाणु क्रमांक है। 12 है मैग्नीशियम का और 19 है पोटेशियम का, तो पोटेशियम का सिंबल होता है K और 26 है लोहे का यानी आयरन का, तो ये आयरन का होता है Fe सिंबल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है सूचना का अधिकार यानी RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2005। तो 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पुस्तक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने माई स्ट्रगल विद ट्रुथ पुस्तक लिखी थी और ये सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने इंडियन स्ट्रगल, और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये पूछा जा रहा है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया को 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। और ऑप्शन नंबर जो ए है मणिपुर, इसका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये दिवस से बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है साथियों, तो इसका सही जवाब ये अभी हाल ही फिलहाल में यूपी पुलिस की जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 29 जुलाई, इस दिन बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 जून को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी है ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में आपसे पूछे जा रहे हैं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं और 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। क्रिकेट में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं साथियों। खो खो में 2 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज में ये क्योंकि 2 जो चेज मास्टर होते हैं 2 खेलते हैं शतरंज में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा सूरजकुंड मेला किस राज्य में लगता है? तो सूरजकुंड मेला के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। फरीदाबाद में हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला, बहुत सारे मेला लगते हैं उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में माउंट आबू के पास बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान ब्रह्मा का मेला लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 9 है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। अवतल लेंस से हम निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं और उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए साथियों, ये इसकी एक ट्रिक बताते हैं हम आपके लिए। अगर आपको निकट लिखना है तो निकट में आपको कितने अक्षर मिल रहे हैं? 3, तो 3 मिल रहे हैं तो आप एक ज़्यादा लिख दीजिए 4, तो 4 का जो होगा लेंस वही होगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए दूर लिखिए, दूर में कितने मिल रहे हैं? 2, तो दूर 2 से एक ज़्यादा लिख दीजिए 3, जो 3 अक्षरों का होगा लेंस वो होगा दूर दृष्टि दोष के लिए। तो उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए 4 अंकों का अवतल लेंस, 4 अक्षरों का अवतल लेंस। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। बेलनाकार ये जो सिलेंडरिकल लेंस होता है इसमें जरा दृष्टि दोष जो होता है वो दूर किया जाता है इससे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआयन आया था। चलिए साथियों, यही हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। साथियों, आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो साथियों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली सभी प्रैक्टिस सेट आपको समय पर मिल सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, धन्यवाद।